वंस अगेन वेलकम टू अपनी पाठशाला। चैप्टर के अंदर हम पारिभाषिक शब्दों को देख रहे थे। पिछले वीडियो में हमने उपज तक देख लिया था। आगे का टॉपिक है यहाँ पर नफ़ा, जिसे हम लाभ भी कह सकते हैं। इंग्लिश में इसका नाम है प्रॉफिट। अब नफ़ा समझते हैं क्या होता है। मान लीजिए धंधा है, धंधे की अगर आवक में से अगर हम जावक को माइनस कर देते हैं, ठीक है, कुल लाभ में से अगर कुल खर्च को माइनस करने के बाद जो रकम बचती है उसे हम क्या कहेंगे, नफ़ा यानी प्रॉफिट कहेंगे। वर्ष दौरान महसूली आवक में से नियमित महसूली जावक यानी खर्च घटाने पर बड़ी रकम को नफ़ा कहते हैं, ठीक है। इसका मतलब अगर आवक में से खर्च को माइनस करने के बाद जो भी रकम प्लस में बचती है उसको हम क्या कहेंगे, नफ़ा या प्रॉफिट, ठीक है। क्या कहा मैंने, आवक में से जावक माइनस करने के बाद अगर रकम प्लस में बचती है तो वो क्या हमारा प्रॉफिट यानी नफ़ा। नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पर है हानि, जिसे इंग्लिश में कहेंगे लॉस। बस प्रॉफिट का अपोजिट ही है। मान लीजिए धंधे में खर्च अधिक होते हैं, हम प्रॉफिट कम कमाते हैं, ठीक है, तो हमारा क्या बढ़ेगा, लॉस बढ़ेगा। डेफिनेशन क्या है इसकी, वर्ष दौरान नियमित खर्चों में से नियमित आवकों को घटाने पर अंतर की रकम को नुकसान या हानि कहते हैं, ठीक है। अगर धंधे में खर्च ज़्यादा है और आवक कम है तो खर्च में से आवक को माइनस करना पड़ेगा, तब जो रकम बचेगी उसे हम क्या कहेंगे, लॉस या हानि कहेंगे, ठीक है। सिंपल सा टॉपिक आपको ये समझ में आता ही है। नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पे लाभ। इंग्लिश में इसका नाम क्या है, गेन। नफ़ा और लाभ समानार्थी शब्द के रूप में प्रचलित है। इसका मतलब जो हमने नफ़ा की डेफिनेशन पढ़ी उसी को हम क्या कहेंगे, लाभ भी कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या है, खरीदी, जिसे हम इंग्लिश में कहेंगे परचेस। ध्यान दीजिएगा थोड़ा, यहाँ लिखा हुआ है व्यापारी जो वस्तु का व्यापार करता है उसे माल कहते हैं। यह व्यापारी माल रोकड़ से या उधार से प्राप्त करे तो उसे खरीदी कहते हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति का बिजनेस है कपड़े का, उसको अपने ग्राहकों को कपड़े बेचना है तो सबसे पहले तो क्या करना पड़ेगा, होलसेल में से कपड़े खरीद के लाने पड़ेंगे। तो वो जो खरीदी करेगा होलसेल में से उसे हम क्या कहेंगे, खरीदी कहेंगे। पर व्यापारी जो वस्तु बेचता है अगर उसकी खरीदी करेगा उसे ही हम क्या कहेंगे, खरीदी करेंगे। मान लीजिए धंधे में फर्नीचर की आवश्यकता पड़ गई, अगर वो फर्नीचर खरीद के लेके आ जाता है तो उसको खरीदी में लिखेंगे नहीं, वो हमारा धंधे का क्या कहलाएगा, खर्च कहलाएगा, ठीक है। अगर जो वस्तु को वो बेचता है अगर उसी की खरीदी करता है तो धंधे में क्या कहलाएगी, वो खरीदी, ठीक है। अगर वो समझ लीजिए कोई फर्नीचर खरीदता है, जमीन मकान खरीद लेता है तो वो क्या कहलाएगा, खर्च कहलाएगा, खरीदी नहीं कहलाएगी, ठीक है। जिस वस्तु को वो बेचता है अगर उसी की खरीदी करेगा तो धंधे की क्या कहलाएगी, वो खरीदी कहलाएगी, ठीक है। डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है बिक्री, जिसे हम इंग्लिश में कहेंगे सेल्स। यहाँ लिखा हुआ है व्यापारी जिस वस्तु का व्यापार करता हो और उस माल का विक्रय करे तो उसे बिक्री कहते हैं, ठीक है। मान लीजिए मैं किराने की दुकान चलाता हूँ, अगर मैं उसके अंदर अनाज बेचता हूँ तो वो क्या कहलाएगी, धंधे की बिक्री कहलाएगी, ठीक है। अगर धंधे में से कोई फर्नीचर जाके बेच देता है तो धंधे की बिक्री नहीं कहलाएगी, ठीक है, वो क्या कहलाएगा, उपज कहलाएगी धंधे की, ठीक है। क्या कहा मैंने, अगर व्यापारी जिस वस्तु का व्यापार करता है और उस माल को बेचता है जिसका वो व्यापार कर रहा है तो हम क्या कहेंगे, उसकी बिक्री कहेंगे, ठीक है। अदरवाइज अगर कोई और वस्तु बेचता है तो उसे हम बिक्री कहेंगे नहीं। अगर जिस वस्तु का व्यापार करता है यानी जिस वस्तु का धंधा करता है अगर उसी वस्तु को बेचेगा तो वो क्या कहलाएगी, बिक्री कहलाएगी। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है माल का स्टॉक, जिसे हम इंग्लिश में भी क्या कहेंगे, स्टॉक ही कहेंगे। यहाँ लिखा हुआ वर्ष के अंत में बचे हुए माल को माल का स्टॉक कहते हैं। क्या लिखा हुआ है, वर्ष के अंत में बचे हुए माल को माल का स्टॉक कहते हैं। एक कपड़े का बिजनेस चालू करा था मैंने, जब मैंने चालू करा था तब मैंने 100 जोड़ी कपड़े लाए थे। अब जब मेरा वर्ष खत्म होने आया, हिसाबी वर्ष, तब मेरे पास 20 जोड़ी कपड़े रह गए अभी भी, ठीक है। तो वो क्या हुआ, मेरा माल का स्टॉक, बचा हुआ माल का स्टॉक यानी अंतिम स्टॉक भी कह सकते हैं इसको, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास देनदार, इसका इंग्लिश में नाम क्या है, डेब्टर्स। देनदारों को ही हम ग्राहक बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा क्या कहा मैंने, देनदारों को ही हम ग्राहक बोलते हैं। बट कैसे ग्राहक, जिसको हम उधार माल बेचते हैं वो ग्राहक, ठीक है। जिससे मान लीजिए धंधे में हमने उधार माल बेचा तो हमारे क्या कहलाएंगे, वो ग्राहक, कौन से, देनदार। तो क्या लिखा था यहाँ पर, व्यापारी द्वारा ग्राहक को उधार माल का विक्रय किया जाए तब ग्राहकों को देनदार कहा जाता है। मोस्ट टाइम पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। अगर हम धंधे में किसी व्यक्ति को उधार माल बेचते हैं तो वह व्यक्ति हमारे लिए क्या कहलाता है, देनदार कहलाता है। इसका मतलब उसको हमें पैसे देना बाकी है, इसलिए हमारे क्या कहलाते हैं, वो देनदार। समझ में आया होगा आपको। देनदार को हम क्या बोलते हैं, ग्राहक, जिसे हम लेना भी बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमको उनसे पैसा लेना रहता है इसलिए हम इसे लेना भी बोल सकते हैं।
तो ग्राहक के कितने नाम बता दिए मैंने आपको। सबसे पहला देनदार, दूसरा ग्राहक तो है ही, और तीसरा लेना। याद रखिएगा, इन तीनों में से कोई भी एक नाम आता है जब हम सवाल करेंगे तब, तो आपको इसको तीनों नाम अच्छे से याद कर लेना है। देनदार भी बोला जाता है ग्राहक को, और ग्राहक तो हम बोलते ही है, और तीसरा नाम क्या है, लेना। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है लेनी हुंडी, जिसका इंग्लिश में नाम क्या है, बिल्स रिसीवेबल। अभी मैं आपको लेनी हुंडी के बारे में नहीं समझा रहा हूँ, ठीक है। वैसे भी आपको इसके अंदर बहुत कुछ नया सीखना ही है, तो ये भी आपका एक नया टॉपिक है, ठीक है। लेनी हुंडी क्या होती है, जब हम इसी के अंदर एक चैप्टर सीखेंगे मुख्य रोजनामचा, तब मैं आपको अच्छी तरह बताऊंगा कि लेनी हुंडी और देनी हुंडी होती क्या है। तो यकीन रखिए, आपको इस चैप्टर में से लेनी हुंडी और देनी हुंडी के बारे में नहीं पूछेंगे, ठीक है, क्योंकि आपको इसके अकॉर्डिंग एक नए चैप्टर सीखने हैं, भाग 2 में भी और भाग 1 में जो मुख्य रोजनामचा है उसमें, ठीक है। लेनी हुंडी और देनी हुंडी के बारे में समझना ही है, तो जब हम वो चैप्टर करेंगे तब आपको इसके बारे में अच्छी तरह बताएंगे, ठीक है। तो अभी हम इसको स्किप करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है लेना, जिसका इंग्लिश में नाम है रिसीवेबल। ध्यान दीजिएगा कि लेना होता क्या है। मान लीजिए मैंने किसी व्यक्ति को उधार माल बेचा, तो उसके पास से मुझे लेना बाकी है ना पैसा, क्योंकि उसने उधार खरीदा था, तो मेरा अभी पैसा लेना बाकी है, तो ये क्या बना मेरे पास, लेना बना उसका, ठीक है। डेफिनेशन समझते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ लिखा हुआ है, धंधा के व्यवहारों के कारण अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों के पास से कोई रकम भविष्य में प्राप्त करनी बाकी हो तो उसे लेना कहते हैं। समझ में आ गया होगा आपको। जैसे कि देनदार बोल सकते हैं हम, ग्राहकों के पास से रकम लेना बाकी होती है ना, तो उसे हम क्या कहेंगे, लेना कहेंगे। और भी एग्जाम्पल है, कमीशन मिलना बाकी। मान लीजिए अगर हमने किसी का अच्छा काम कर दिया तो हमें कमीशन मिलता है, तो मिलना बाकी कमीशन भी हमारा क्या बनता है, लेना बनता है। अगर हमने किसी को कुछ भाड़े पे दिया है तो भाड़े की रकम हमारी मिलना बाकी रहती है, तो भाड़ा मिलना बाकी इत्यादि सभी हमारा क्या बनता है, लेना बनता है, ठीक है। तो लेना आपको समझ में आया होगा, इजी है। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या है, लेनदार, जिसे हम इंग्लिश में कहेंगे क्रेडिटर्स। अभी जस्ट हमने देनदार के बारे में पढ़ा था। देनदार क्या होता है, जब हम किसी को धंधे में उधार माल का विक्रय करते हैं तो वह व्यक्ति हमारे लिए क्या कहलाता है, देनदार। बस उसी प्रकार से अगर हमें किसी माल की आवश्यकता हो, अगर हम उसे उधार में खरीदते हैं किसी व्यापारी के पास से, तो वह व्यापारी धंधे के लिए क्या बनता है, लेनदार बनता है, ठीक है। क्योंकि उसे हमारे पास से रकम लेनी होती है, इसलिए धंधे का वो क्या बनता है, लेनदार बनता है। डेफिनेशन समझते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ लिखा हुआ है, जिस व्यक्ति के पास से उधार माल खरीदा जाए, धंधे की बात कर रहा है, यानी धंधे के मालिक की बात कर रहा है, वह व्यक्ति धंधा का लेनदार बनता है। क्या लिखा है, अगर धंधा किसी व्यक्ति के पास से उधार माल खरीदता है, तो जिसके पास से भी उसने उधार माल खरीदा है, तो धंधे के लिए वो क्या बनेगा, लेनदार बनेगा, ठीक है। लेनदार के भी 2 नाम है, जैसे कि लेनदार को क्या बोलते हैं, व्यापारी और देना। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है देनी हुंडी, बिल्स पेबल। तो जैसे कि मैंने आपको कहा कि लेनी हुंडी और देनी हुंडी के बारे में हम आगे के चैप्टरों में सीखेंगे। इस चैप्टर में से इसके बारे में पूछा जाएगा नहीं, तो डोंट वरी। जब हम मुख्य रोजनामचा और इसी के भाग 2 में हुंडी के बारे में पढ़ेंगे, तब इनकी डेफिनेशनों को अच्छी तरह समझेंगे, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है देवा, इंग्लिश में इसका नाम है पेबल्स। जैसे हमने लेना के बारे में पढ़ा था, जस्ट उसके अपोजिट ही है, ठीक है। अगर हम किसी के पास से उधार माल खरीदते हैं तो हमें उसे रकम देना रहता है, तो वो क्या बनेंगे, हमारे देना, ठीक है। डेफिनेशन समझ लेते हैं। यहाँ लिखा हुआ, व्यापारी द्वारा धंधा के व्यवहारों के कारण अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों को कोई रकम भविष्य में चुकानी हो तो उसे देवा या देना के रूप में पहचानते हैं। जैसे कि लेनदार हम बोल सकते हैं। मान लीजिए अगर हमें किसी को वेतन देना बाकी है कर्मचारी को, तो वो हमारा देना बनता है, तो वेतन भी इसमें आ जाता है, जिसे हम कहते हैं आदत्त वेतन। इसका मतलब चुकाना बाकी वेतन। दूसरा है मजदूरी, अगर किसी काम की मजदूरी हमें देनी बाकी है तो उसे भी हम क्या कहेंगे, देना। इसका मतलब है चुकाने बाकी मजदूरी। इसका मतलब जो भी खर्च या कोई भी पैसे चुकाना बाकी है उस सभी को हम क्या कहेंगे, देना कहेंगे, इन शॉर्ट, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है आगे हमारा लागत। लागत का मतलब होता है कॉस्ट। कोई वस्तु को बनाने के लिए कितना खर्चा करा जाता है उसे हम क्या कहेंगे, लागत। यहाँ लिखा है, कोई वस्तु को तैयार करने के लिए अथवा सेवा प्रदान करने के लिए जिन खर्चों का समावेश किया जाता है उन खर्चों का योग लागत कहलाती है। मान लीजिए बिजनेस के अंदर मैं एक शर्ट बनाता हूँ, कपड़े का बिजनेस है। अब शर्ट बनाने के लिए मुझे जो जो वस्तु की आवश्यकता पड़ती है, जैसे कि धागे की आवश्यकता पड़ती है, कपड़े की आवश्यकता पड़ती है, जो जो वस्तु की आवश्यकता पड़ती है एक शर्ट बनाने के लिए, उस सब की लागत यानी उस सब के प्राइस को हम क्या कहेंगे,
कॉस्ट कहेंगे यानी लागत कहेंगे, ठीक है। एक वस्तु तैयार करने के लिए जो भी खर्चा करा जाता है उस सबको हम क्या कहेंगे, लागत कहेंगे, ठीक है। सिंपल सा पॉइंट है, आपको समझ में आना चाहिए इसके बारे में। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है बाउचर, जिसका इंग्लिश में भी नाम क्या है, बाउचर। ध्यान दीजिएगा, मोस्ट एमपी टॉपिक है ये, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, तो आपको अच्छे से पढ़ना है। मान लीजिए मेरे कपड़े का बिजनेस है, जब मैं कपड़े को बेचता हूँ ग्राहक को, तो ग्राहक को कपड़े के साथ साथ मैं एक बिल भी बना के देता हूँ कि हाँ मैंने इस व्यक्ति के साथ ये व्यवहार किया है, ठीक है, यानी मैंने इसको कपड़ा बेचा है, उसका मैं जो बिल तैयार करता हूँ उसी को हम क्या कहेंगे, बाउचर। इसका मतलब है धंधे में कोई भी व्यवहार होता है उसको पक्का करने के लिए जो बिल दिया जाता है उसे हम क्या कहेंगे, वाउचर कहेंगे। डेफिनेशन समझते हैं। वाउचर यह धंधा के व्यवहार का लिखित प्रमाण है, जैसा कि मैंने आपको कहा लिख कर देते हैं हम। वाउचर के आधार पर व्यवहार का प्रकार निश्चित किया जाता है, ठीक है, कि किस प्रकार का मैंने व्यवहार करा है उस व्यक्ति के साथ। यहाँ लिखा है रोकड़ का व्यवहार, साख का व्यवहार, साख का मतलब होता है उधार व्यवहार, खरीदी का व्यवहार, बिक्री का व्यवहार, बैंक के साथ व्यवहार, ठीक है, खर्च का व्यवहार। इस प्रकार से बहुत सारे व्यवहार होते हैं धंधे में, उसका जो प्रकार निश्चित होता है उसी हम क्या कहेंगे, बाउचर कहेंगे, ठीक है, बिल। तो उम्मीद है आपको आज के टॉपिक समझ में आए होंगे। तो आज के वीडियो में अब हम इतना ही रखेंगे, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में आगे के पारिभाषिक शब्दों के साथ। थैंक यू।